वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान चैनल। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ABM एडवांस्ड बैंकिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए का यूनिट 1। मॉड्यूल ए पढ़ना है हम लोग को इकोनॉमिक्स, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। एक वीडियो है ABM सिलेबस। इस वीडियो को आप जरूर देखें। यह वीडियो देखने से पहले उसमें बताया गया है कि जितना भी हमारा यूनिट्स है उसमें कितने कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग कौन कौन सा यूनिट पे ज़्यादा जोर देकर पढ़ें, किसी चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं यूनिट को या नहीं कर सकते हैं, कौन सा पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहेगा, कौन सा टफ है। तो इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ABM सिलेबस ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसका लिंक नीचे दिया रहेगा या फिर ऊपर के आइकन में भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यह है हमारा यूनिट 1, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ, हर एक चैप्टर में बताया जाता है आपको कि मैं ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ाता हूँ। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से फ़ायदा यह होता है कि हम लोग को यह पता चल जाता है कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, यह यूनिट हम लोग का ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे। एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला हम लोग सीखने वाले हैं डिफिनीशन, इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन, जो कि 3-4 डिफिनीशन है दिया हुआ है। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफिनीशन दिया है, वो पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड लास्ट 3 तरह का इकोनॉमिक्स होता है, मार्केट इकोनॉमिक्स, कमांड इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। यह तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, क्या होता है इकोनॉमिक्स। इसमें दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, ये लाइन देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जिसमें वो क्या चाहता है, क्या उसे मिल पा रहा है, या फिर वो उसे मिल पा रहा है, या फिर उसके जगह वो अल्टरनेटिव यूज कर ले रहा है, किसी और चीज़ का यूज कर ले रहा है। मान लिया कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके जगह पर मान लिया आपको खरीदने का मन है 4 व्हीलर, लेकिन आपके पास 4 व्हीलर का पैसा नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा, आप नीचे की ओर शिफ्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप 2 व्हीलर खरीद लीजिएगा। उसका भी पैसा नहीं है तो साइकिल खरीद लीजिएगा, उसका भी पैसा नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, आप पैदल चलिएगा। तो इकोनॉमिक्स यही बताता है, ह्यूमन बिहेवियर बताता है कि वो क्या चाह रहा है, वो उसे अवेलेबल हो पाएगा कि वो अल्टरनेटिव चीज़ को यूज करेगा। इससे भी बढ़िया हम लोग को दिया हुआ है, गूगल देख लेते हैं। गूगल में विकिपीडिया में एक है, क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस that studies the production, distribution and consumption of goods and services। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें क्या इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, किस चीज़ का, कोई भी सामान का प्रोडक्शन या सर्विस का, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरीके से उसका कंजप्शन होगा, लोग कितना कंजम्पशन करेगा, जो हमारे कंज्यूमर है कितना लेंगे नहीं लेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। एक बार फिर से अपने बुक की तरफ आते हैं। इसमें दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है स्कार्सिटी मीन्स। स्कार्सिटी क्या होता है लिखा हुआ है, छोड़िए मैं बताता हूँ आपको। स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज़ का कमी। मतलब मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में क्या हुआ कि हमारा डिमांड किस चीज़ का ज़्यादा है, डिमांड है सैनिटाइजर का ज़्यादा है, ठीक है, और उसका क्या है, प्रोडक्शन
जो है कम है। जब डिमांड ज़्यादा होता है किसी चीज़ का और प्रोडक्शन कम होता है तो फिर क्या होता है, स्कार्सिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि लोग उसे ज़्यादा मांग रहे हैं लेकिन उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, वो हुआ स्कार्सिटी। और इसका डिफिनेशन जो कि मैं बताया था कि एग्जाम में आता है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है। सबसे पहला डिफिनेशन दिया गया एडम स्मिथ्स डिफिनेशन। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये लाइन याद कर लीजिए। मैं बताया हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगा कौन कौन सा एग्जाम आ सकता है, तो ये लाइन याद कर लीजिए। द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये एडम स्मिथ। ऑप्शन आपको 3-4 दे सकता है, एडम स्मिथ, मार्शल और भी 3-4 दे सकते हैं, लेकिन ये आपको आंसर में टिक करना है। उनका एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको शॉर्ट में हम लोग ये भी कहते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1776। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ। ये बुक किसने लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये तो एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये बुक कब लिखा गया, या फिर एडम स्मिथ ने बुक कब लिखा, तो 1776 या पूछ सकता है, यह याद कर लीजिए। एडम स्मिथ को स्मिथ्स डिफिनेशन इज नोन एज वेल्थ डिफिनेशन। जो डिफिनेशन है स्मिथ का दिया हुआ उसे ही कहते हैं वेल्थ डिफिनेशन। ये चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहाँ पे होता है। फिर से एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सबको डिलीट करते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं, पहला। दूसरा, जो बुक उन्होंने लिखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये याद कर लीजिए। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। ठीक है, और डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को वेल्थ का स्टडी बताया, यानी पैसों का स्टडी बताया। जो पैसा है उसका स्टडी इनके डिफिनेशन में मिलता है। कब लिखा गया ये बुक, 1776 में। 4-5 पॉइंट इसमें है जो कि आता है एग्जाम में, तो याद कर लीजिए। पहला ये बताया था मैंने, दूसरा आपको ये बताया, तीसरा आपको ये बताया, चौथा या 5वां वेल्थ डिफिनेशन कहलाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप मेरी वीडियो देखें, पढ़ाई की वीडियो, तो फिर आप एक कॉपी और एक कलम साथ में जरूर रखें और मेन पॉइंट को नोट करते जाएं। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो आप वो मेन पॉइंट को देखिएगा, उसके बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ पूरा पढ़ना है। और एक चीज इम्पोर्टेंट बात है कि ये बुक यह वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो पे और बहुत सारा टॉपिक्स बताता हूँ जिस पे आपका नॉलेज बढ़े, आप आराम से एग्ज़ाम पास कर जाएं। तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में अपना रिस्पांस ज़रूर दें, जैसे कि आप लाइक बटन दबाइए अगर अच्छा लगता है तो, और मेरा मेहनत अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक भी ज़रूर दबाएं अगर ख़राब लग रहा है तो। इससे पता चलता है कि मुझे कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब से आने के बाद फिर से पढ़ाना भी ज़रा मेहनत लगता है। तो अगर कोई रिस्पांस ना मिले वीडियो में तो फिर अच्छा नहीं लगता। अगला है हम लोग का मार्शल्स डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, नाम है इनका पूरा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या दिया है डिफिनेशन, मार्शल्स डिफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, कहें मैनकाइंड की तरह बिहेव किया है। आपको याद रखने के लिए, जैसे कि एडम स्मिथ का था वेल्थ का, तो मार्शल को आप याद कर लीजिए, एमए से मार्शल, तो एमए ये वाला एमए से मैनकाइंड।
जब भी मैनकाइंड का बात करेगा, मैनकाइंड का डिफिनेशन, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका 1 नंबर का, कि मैनकाइंड के बारे में किसने कहा, तो मार्शल्स ने कहा। ठीक है, इन्होंने बताया मैनकाइंड के बारे में। इनका डिफिनेशन देख लेते हैं। ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। पहला क्या था? साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, हेंस हिज डिफिनेशन इज नोन एज वेलफेयर डिफिनेशन। एडम स्मिथ का था वेल्थ डिफिनेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइड में, डिफिनेशन नोन एज वेल्थ डिफिनेशन एडम स्मिथ का। यहाँ पे क्या है? वेलफेयर डिफिनेशन। तो फिर इनका कहना है वेल्थ इज द मीन्स ऑफ वेलफेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास जो पैसा है, पैसा हम लोग किसे कहते हैं? किसी भी कमोडिटी को कहते हैं। कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु, जैसे तेल, चावल और कुछ भी, जो कि हम लोग को क्या देता है? आराम देता है, हम लोग उससे सेटिस्फाई रहते हैं। तो फिर और उससे क्या होता है? वेलफेयर होता है। वेलफेयर मतलब हम लोग का कल्याण हो रहा है, जिससे हम लोग की चीज़ें, जिससे हम लोग की ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसका मतलब हम लोग का वेलफेयर हो रहा है। इसलिए इन्होंने डिफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। लोगों को कल्याण का स्टडी है। किस चीज़ से कल्याण? कोई भी सामान से, किसी भी पैसा से, किसी भी चीज़ से। तो वो हम लोग का इकोनॉमिक्स है। किसने कहा? मार्शल्स ने कहा। थर्ड हम लोग को पढ़ना है रॉबिन्स डिफिनीशन। रॉबिन्स का पूरा नाम लियोनेल रॉबिन्स। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। एंड्स, इसका मतलब होता है वांट्स, क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या चाहते हैं। एंड स्कार मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। तो फिर इसमें पढ़ना है, बताया गया है कि किस तरीके से मनुष्य की क्या क्या इच्छा है, क्या क्या वो चाह रहा है, और उसकी कितनी उसकी इच्छाएं पूरी हो पा रही है, और जो कितनी कमी रह जा रही है। जितनी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेज अगर उसे नहीं है उतना, तो उसकी इच्छाएं कमी रह जा रही है। उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें आगे लिखा हुआ है दिस डिफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मीन्स मीन्स रिसोर्सेस एंड एंड्स मतलब इच्छाएं, कि कितनी उसकी इच्छाएं हैं और कितना रिसोर्स अवेलेबल है। रॉबिन्स डिफिनेशन इज नोन एज स्कार्सिटी डिफिनेशन। यह याद करने लायक क्वेश्चन है। 1 नंबर यहाँ से आ सकता है, 1 नंबर आपका यहाँ से भी आ जाएगा, 1 नंबर यहाँ से भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो फिर ओवरऑल मैंने क्या देखा रॉबिन्स डिफिनेशन में? रॉबिन्स डिफिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य की कितनी इच्छाएं हैं और कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, रॉबिन्स डिफिनेशन के आधार पर। और यह डिफिनेशन, रॉबिन का डिफिनेशन, इसको हम स्कार्सिटी डिफिनेशन भी कहते हैं। रॉबिन्स डिफिनेशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग निम्नलिखित मेथड का यूज करते हैं। मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स। इसमें यह दिया हुआ है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं कभी समाप्त नहीं होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लिया कि आपको दिया गया है कि आपको 1000 रुपया दिया गया, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर 1000 रुपया दिया गया तो आप सोच कर चलिएगा 1000 को किस तरीके से यूज करें। लेकिन आपको मान लिया 10,000 आपको दे दिया जाए तो वो भी आप चाहें तो आप समाप्त कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। 10 लाख भी दे दिया जाएगा तो भी आप चाहें तो इसे आराम से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। सपोज कीजिए आपके पास 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर रहने के बाद आप चाहिएगा कि आप 4 व्हीलर में रहें, 4 व्हीलर का यूज़ करें। 4 व्हीलर का यूज करने के बाद आप चाहिएगा कि कोई अच्छा सा 4 व्हीलर यूज करें, मान लीजिए BMW या फिर मर्सिडीज का यूज करना चाहिएगा।
अगर आपके पास वो भी हो जाता है तो फिर आप क्या चाहिएगा, कोई छोटा सा हेलीकॉप्टर ले लें, हेलीकॉप्टर लेने के बाद चार्टर प्लेन लेने का आप कोशिश कीजिएगा, चार्टर प्लेन। लेकिन आपकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। यह लिखा हुआ है ए में, मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पर एंड्स रेफर्स टू वांट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। Human beings have wants which are unlimited. All economic activities are undertaken to satisfy human wants. जितने भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं को समाप्त किया जाए, पूर्ति की जाए। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। सेकंड है, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। जो मीन्स रिसोर्सेज, हम बताए थे यहाँ पर मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वह लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड का कैसे हम लोग अभी बताए थे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, हाँ अभी लेटेस्ट आया है कोरोना, इसमें यह हो रहा है कि सैनिटाइजर का यूज होता है। सैनिटाइजर का यूज हम लोग करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग के पास नहीं है। मान लीजिए हम लोग के पास पैसा है, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और लोगों के पास मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, तो भी हम लोग सैनिटाइजर नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि हम लोग के पास सैनिटाइजर बना हुआ उस समय नहीं था। हमारे पास जो रिसोर्सेज थी, सैनिटाइजर जो था वो लिमिटेड था, लेकिन डिमांड क्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस कारण से होगा कि हम लोग के पास पैसा रहते हुए भी हम लोग सैनिटाइजर को यूज नहीं कर पा रहे थे, हम लोग खरीद नहीं पा रहे थे। तो यही सेकंड लाइन कर रहा है, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेस हम लोग के पास कभी कभी ऐसा रहता है कि लिमिटेड रहती है। थर्ड है पढ़ना, resources are not only limited but have alternative uses. इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि इसको समझने के लिए आप ये कर लीजिए कि एक आदमी है गरीब आदमी, पुअर मैन, ठीक है, तो उसके पास मान लीजिए 300 रुपीज़ है, ठीक है, 300 रुपये है, और वो चाहता है कि यूज करना, मटन खाना चाहता है। ठीक है, लेकिन 300 रुपये होने के कारण उसके पास मटन वो 1 kg नहीं खरीद पाएगा। नॉट पॉसिबल टू बाय 1 kg मटन। तो क्या करेगा, वो अपना दिमाग चेंज करेगा, चेंज करके क्या चाहेगा, चिकन खाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, तो लिखने में भी दिक्कत आ रही है, प्लस लिखने में दिक्कत आने के कारण मैं बोल भी स्लो रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, मटन से वो चिकन की ओर मूव करेगा। मान लीजिए वो गरीब आदमी नहीं है, कोई भी नॉर्मल मैन है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे की उसे दिक्कत अब मान लीजिए नहीं होने वाली है। अब वह जाता है बाज़ार में मटन खरीदने के लिए, लेकिन होता क्या है कि मटन अवेलेबल नहीं है। जब मटन अवेलेबल नहीं है तो वह क्या चाहेगा, अगर मटन अवेलेबल नहीं है तो वो भी चाहेगा चिकन की ओर शिफ्ट करने के लिए। मटन नहीं है तो चाहेगा कि वो चिकन खा ले। ऐसा ही होता है। यहाँ पर नॉनवेज की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर मार्केट में बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं कि होता है ऐसा कि मटन नहीं है अभी मार्केट में तो चिकन ले लो। मटन महंगा, कोई गरीब आदमी अगर मटन अफोर्ड नहीं कर सकता तो चिकन खा लेता है, या फिर चिकन भी नहीं खाता तो कभी कभी मटन का जो वैसा जैसे कहते हैं वेस्ट अंदर का पार्ट जो कि ज़्यादातर गरीब लोग खाता है तो वो खा लेता है। तो ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज, बल्कि उसका अल्टरनेटिव यूज भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर मटन खत्म हो गया है तो वह ना लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, चिकन का यूज कर ले रहे हैं। इसे आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The scarce means can be put to alternative uses if a commodity could be put only to
one use. No economic problem would arise in its use. In actual life, however, we find that a commodity can be put to several alternative uses. With 50 rupees, you can buy either a good pen or you can go for a movie. यहाँ पर लिखा हुआ था, इस लाइन में जितना पढ़े हम लोग लिखा हुआ है कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया है और 50 रुपया है तो 50 रुपया में वो एक ही चीज़ कर सकता है। अगर उसके पास पैसे कम है तो या तो वो कर सकता है कि वो अच्छा पेन खरीद ले या फिर मूवी चल जाए। एक ही चीज़, मतलब उसके पास पैसे कम है, ठीक है, पैसे कम करने के कारण वो एक ही चीज़ कर पा रहा है। नेक्स्ट है मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस, यानी कि लोगों को चॉइस करना पड़ता है। किस कारण से चॉइस करना पड़ रहा है? या तो शायद इनकम कम है या फिर रिसोर्सेस कम है। ठीक है, या तो इनकम कम है या फिर रिसोर्सेस कम है। अगर आपका इनकम कम है तो आप क्या कीजिएगा ये मटन छोड़ करके चिकन पे जाइएगा, ये चॉइस है आपका। मटन तो वांट्स आपका था लेकिन आप चॉइस करके क्या करें, चिकन पे चले गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपके पास इनकम कम था तो 50 रुपये में आप दोनों चीज़ खरीदना चाहते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास या तो पेन खरीद लीजिए या फिर मूवी खरीद देख लीजिए। या फिर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, मटन ही नहीं है, अब क्या कीजिएगा, आप फिर शिफ्ट कर जाइएगा। मटन ही अवेलेबल नहीं है तो चाहिएगा कि आप चिकन खा लें। ठीक है, तो यही कह रहा था। तो इस टोटल चीज़ को जो 3 चीज़ मैंने पढ़ा, एडम स्मिथ, तीनों चीज़ एडम स्मिथ, मार्शल्स और रॉबिन्सन, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, एडम स्मिथ बहुत ही पॉपुलर नाम, ये क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, ये याद कर लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, ज़्यादा चांस से आ ही जाता है। इनका बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, बुक पब्लिश हुआ 1776 में, ये सब याद करने का है, सब याद कर लीजिए। और डिफाइंड इकोनॉमिक एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो एडम स्मिथ ने डिफिनेशन दिया वो स्टडी ऑफ वेल्थ के ऊपर दिया है, इकोनॉमिक स्टडी डिफिनेशन, स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि एडम स्मिथ ने सिर्फ पैसे की बात की अपने डिफिनेशन में, और स्मिथ के डिफिनेशन को कहते हैं वेल्थ डिफिनेशन, ये याद कर लीजिए। अगला है मार्शल्स, यहाँ पर ज़्यादातर देखिएगा कि पहले से लिखा हुआ है। हुआ क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली में हैंग कर रहा था, तो मैं जो वीडियो बनाया था इससे पहले ही वीडियो बना चुका था, लेकिन हुआ क्या कि वीडियो में साउंड ही नहीं आ पाया, तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, डबल मेहनत करना पड़ रहा है मुझे, इसी कारण से यह ज़्यादातर लिखा हुआ ये सब मिल रहा है। तो मार्शल्स डिफिनेशन याद करने के लिए मैनकाइंड के बारे में बताया है, इसलिए मैंने यह घेरा लगाया, एम ए से मार्शल्स, एम ए से मैनकाइंड, ये याद करने का तरीका है। एग्जाम में आए तो 1 नंबर यहाँ से आ सकता है कि मैनकाइंड के बारे में किसने कहा, तो मार्शल ने कहा, नाम देगा आपका मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, 2-4 नाम और भी कोई भी दे सकता है। तो एम ए से मैनकाइंड, एम ए से मार्शल, मैनकाइंड के बारे में किसने कहा, मार्शल ने कहा। मार्शल्स को कहते हैं इंग्लिश इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ भी याद कर लीजिएगा। इनका डिफिनीशन जो है वेलफेयर के बारे में है, मैनकाइंड यानी वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉबिन्स डिफिनीशन। रॉबिन्स डिफिनीशन में 2-3 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था ये आ सकता है। एंड्स क्या रेफर करता है, एंड्स का मतलब बता देता है, एंड्स मतलब वांट्स, लोगों की क्या इच्छाएं, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, क्या संसाधन है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है 1 नंबर, ये भी 1 नंबर का आ सकता है, ये दोनों देख लीजिएगा। और जो मैं पढ़ाया हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ते समय बुक लीजिए, बुक सामने रखिए, उसे भी देखते रहिए, और एक कॉपी एक पेन रखिए, उसे नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप पढ़ भी लीजिएगा, क्विक रिविजन भी बाद में आप कर सकते हैं, आपका एक अच्छा छोटा सा नोट्स भी बन जाता है। अब बाद में जब भी आप एग्ज़ाम दीजिए एक बार देख लीजिए, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है।
रॉबिन्स का डिफिनेशन जो है, पहला था वेल्थ पे था एडम स्मिथ का, मार्शल का था मैनकाइंड पे, और इनका है मैनकाइंड यानी कि वेलफेयर डिफिनेशन, और इनका है रॉबिन्स का डिफिनेशन है स्कार्सिटी डिफिनेशन, किसी चीज़ का कमी, किसी चीज़ का मतलब रिसोर्सेज की कमी, लोगों की इच्छाएं हैं लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच का रिलेशन बताता है रॉबिन्स का डिफिनेशन। इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ चॉइस, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम में ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो, मैक्रो मीन्स बिग, BIG बिग, बड़ा। जब छोटे लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो, जब बड़े लेवल पे बात करते हैं मैक्रो। बहुत ही ईजी है ये। एडम स्मिथ इन्हें कहते हैं फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी एक नंबर का आ सकता है, इसे भी याद कर लीजिए। फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहते हैं? एडम स्मिथ को। तो पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी छोटे लेवल पे, जैसे मान लिया कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एंटिटी का बात कर रहे हैं, जैसे मार्केट, फर्म्स, हाउस होल्ड, छोटे छोटे लेवल पे बात करें किसी, और इसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बड़े लेवल की बात करते हैं, मान लीजिए पूरा कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री की पूरी बात करते हैं, तो ये बड़ा लेवल हो गया, पूरा का पूरा होल, तो फिर बड़े लेवल पे हो गया। यहाँ का इंडिविजुअल, तो हाउस होल्ड, मार्केट, फर्म, इन सभी की बात करेंगे तो फिर यह माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ये द वेल्थ ऑफ नेशन बुक या माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही बुक है, 1776 में, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एडम स्मिथ ने लिखा था। ये एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर आने का चांस रहता है, ये दिमाग में रखिएगा। आगे है इसमें पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics that studies how households and firms make decision to allocate limited resources, typically in market where goods or services are being bought and sold. हाउसहोल्ड फर्म अपना डिसीजन लेता है कि क्या क्या हमारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड की जाए जहाँ पर मार्केट में जो कि खरीद बिक्री हो सके, वो हम लोग पढ़ते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं। अगला है हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे बात करते हैं। तो चलते हैं क्या होता है देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये बड़े लेवल पे बात हो रहा है। ठीक है, बड़े लेवल का यानी कि पूरे कंट्री की बात होती है। तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1936 से पहले मॉडर्न जो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है वो नहीं था, डिड नॉट एग्जिस्ट इन इट्स मॉडर्न फॉर्म अंटिल 1936। ठीक है, उसके बाद एक राइटर आए जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा, इनका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यह बुक है, यह भी एक नंबर का आ सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है। तो इसका डिफिनेशन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ अ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। क्योंकि मैं बात कर रहा था पूरी कंट्री की ही बात होती है। अगर मैं मान लूँ ये कंट्री है, ठीक है,
कंट्री में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस कंट्री में परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सभी की बात है। जैसे हम लोग मान लिया जीडीपी का बात कर रहे हैं, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी क्या होता है, पूरा होल एज ए नेशन बात करते हैं जीडीपी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ दिया हुआ है, जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री की बात हम करते हैं। प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया है तो पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान ले कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी जितनी चीज़ आते हैं वो एज ए होल बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग माइक्रो की बात करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, कंट्री के अंदर छोटे छोटे मार्केट हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं, ठीक है। जितने भी मार्केट हैं वहाँ पे इस मार्केट में क्या सप्लाई करना है, कोई छोटा छोटा फर्म है वो सब मार्केट में सप्लाई करता है रिसोर्सेज, तो गुड्स का कितना देना है, मतलब कि वहाँ पे कितना डिमांड है, कितना वहाँ प्राइस रहना चाहिए, वह माइक्रो में बात करते हैं। ओके, इस फिगर में हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है। डिफिनीशन में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का बात होता है, स्मॉल ग्रुप का बात होता है, तो फिर इस तरह के इकोनॉमिक्स को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल बात करते हैं, पूरे का बात करते हैं, पूरी कंट्री का बात करते हैं। इसमें बात होती है हाउस होल्ड की, फर्म्स की, इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे बात होती है नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम क्या है, प्राइस लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गरीबी कितनी है, पॉवर्टी, ठीक है। वैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिस क्या है, एजम्पशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये जितना भी चीज़ है ना आप एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, पढ़ करके समझ लीजिए, कुछ टफ नहीं है। यही दोनों है, माइक्रो और मैक्रो, दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसमें से 3 मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या क्या है, पहला व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड, सेकंड हाउ दिस गुड्स आर मेड, एंड लास्ट फॉर whom। यानी कि 3 चीज़ क्या हुआ, व्हाट, हाउ, whom, मतलब क्या हम लोग बनाए। अगर मैं एज ए फर्म सोचता हूँ, मान लीजिए मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि हम लोग क्या बनाएं, मार्केट में क्या बिकने वाला है, तो पहले क्या बनाएं, ठीक है, और कैसे बनाएं। दूसरा चीज़ क्वेश्चन ये आ जाएगा दिमाग में, अगर ये दोनों सॉल्व हो गया तो किसके लिए बनाना है, बना तो रहे कोई भी चीज़, तो किसके लिए बनाना है। इसे हम लोग डिप में समझते हैं। पहला दिया हुआ है व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो व्हाट का मतलब व्हाट कमोडिटीज, क्या हम लोग उत्पादन करें और कितना, ये भी हम लोग जान जाएं। मान लीजिए मैं मार्केट में एक कंपनी में किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग कितना उसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया किसी भी चीज़ का तो वो बिकेगी ही नहीं, क्योंकि लोग अगर डिमांड नहीं करेंगे तो वो रेट उसकी, किसी भी चीज़ को मैं प्रोडक्ट को बनाता हूँ तो उसकी रेट नीचे हो जाएगी। अगर मैं ज़्यादा बना दूंगा तो कंपनी को लॉस होने लगती है। तो कंपनी यही चाहती है कि उतना ही मात्रा में बनाया जाए जितना कि मार्केट में उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब यह हुआ कि हम लोग क्या बनाएं और कितना बनाएं, ठीक है। सेकंड है हमारा हाउ। सेकंड है हमारा हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब हम लोग कैसे बनाएं। कोई भी चीज़ सोच लिए बनाने के लिए, ठीक है, ये है इतना मात्रा में बनाना है, तो उसे कैसे बनाएं। सबसे पहले तो बनाने का, कैसे बनाने का मतलब कि रिसोर्सेज कहाँ से आए। तो हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, सामान की, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की, वो कहाँ से आए और क्या रॉ मटेरियल हम लोग यूज करें, ठीक है, और किस टेक्निक का यूज करें। मान लिया रोबोट से बनवा लिए, इंसान से बनाए, इंसान से भी बनवा रहे हैं, तो किस तरीके से बनवाएं, ये कैसे का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है किसी भी फर्म के लिए। तो इकोनॉमिक्स में ज़रूरी है तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना, व्हाट, हाउ और whom, तो किसके लिए। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, किसके लिए बनाना है। किसके लिए मतलब, तो हम लोग तो सब जानते हैं कि किसके लिए बनाएंगे तो ओवरऑल पता चलता है कि हम लोग इंसान के लिए कोई भी काम कर रहे हैं,
कि इंसान का फायदा हो किसी भी चीज़ में, इंसान को अच्छा लगे। मान लीजिए कुत्ते के लिए अगर कोई बिस्किट भी कोई कंपनी बनाती है तो इंसान का ही इसमें फ़ायदा है। वो कुत्ते के साथ उसी कुत्ते को खिलाएगा जो उसके साथ रहता हो, उसका पालतू हो। तो ओवरऑल बात अगर आ जाती है तो इंसानी की आती है, इंसान का फ़ायदा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए में हम लोग इसे समझते हैं कि मान लिया कि मैं शू कंपनी है हमारी, हम स्पोर्ट्स शू का बनाने का सोचते हैं। स्पोर्ट्स शू बनाने का सोचे तो हम लोग क्या टारगेट में लेके चले, हम किसके लिए बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं एथलेटिक्स के लिए। हम लोग दिमाग में लेके चलें कि एथलेटिक्स को बना कर ये देना है। अगर हम लोग पेन बना के चलते हैं तो सोचते हैं कि स्टूडेंट इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन उसे कंज्यूम करेगा। तो कोई भी कंपनी यह सोचती है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। अगर मान लिए कि BMW कार बनने लगी और जितनी कार हम लोग मारुति सुजुकी बनाती है, मारुति सुजुकी जितनी कार बनती है नंबर अगर मैं बात करूं, उतने नंबर में BMW बनने लगे तो ओबियसली बात है ये कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। क्यों डूबेगी? क्योंकि BMW जब भी कार बनाती है तो यह देखिए कि नंबर ऑफ रिच पीपल कितना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रिच पीपल कम है तो कम ही कार वो बनाएगी और जो कम ही आदमी है वही खरीदेंगे। अब वो ज़्यादा कार बना दी, मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है तो कंपनी उसली बात है डूब ही जाएगी। तो BMW बनाया जाता है अमीर लोग को देख करके, और हमारा पेन बनाया जाता है स्टूडेंट को देख करके, स्पोर्ट्स शू एथलीट्स को देख करके बनाया जाता है। वैसे हर एक चीज़ यह सोच करके बनाई जाती है कि यह किसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो हमारा 3 प्रॉब्लम जो था, पहला व्हाट, हाउ, हू, ये इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करना हर एक मतलब कि जरूरी है, तभी ये कोई भी फर्म चल पाती है, इकोनॉमिक्स रह पाता है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, यह टॉपिक। मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग यहाँ अभी पढ़ रहे थे व्हाट, हाउ, होम, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, सब तो ठीक है। लेकिन इसका डिसीजन लेगा कौन? किसी भी चीज़ का प्राइस कितना होना चाहिए और फिर वो कितने मात्रा में बननी चाहिए, वो हमारा इसमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स जो 3 तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी में हम लोग को पढ़ना है। इसे देखते हैं। सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम है, याद कर लीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये पूछ लेता है मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, वो भी पूछ लेता है। तो 1 नंबर यहाँ से भी आ सकती है। इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंक्रीजिंगली अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है, इसे जितना लिखा हुआ उसे बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमिक्स में कोई भी कंट्री, उसमें क्या प्रोडक्शन होगा, कितनी मात्रा में होगा, क्या प्राइस रहेगा, वो मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट मीन्स फर्म्स जो वो प्रोड्यूस करने वाला है सामान। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लिए मार्केट इकोनॉमी को समझना है तो शेयर मार्केट समझिए। शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी शेयर आया, इनिशियल IPO जब आती है तो उसके बाद वो मार्केट डिसाइड करता है कि वो कंपनी कैसा है, उसका शेयर का दाम ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। अगर कंपनी की स्थिति अच्छी है तो शेयर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर कंपनी खराब है, कंपनी का फ्यूचर खराब है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस नीचे की ओर चली जाएगी। तो एज अ शेयर मार्केट
यहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमी काम करती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी सामान आया, मान लीजिए हमारा मार्केट है, ठीक है, और ये हमारी कंपनियां, ठीक है। तो कंपनियां जो है सामान बनानी चालू की, सामान बना करके यहाँ पर देना चालू किया, तो वो कितना सामान देगा वो डिसीजन इसका खुद का रहेगा, कंपनी का डिसीजन रहेगा कि वो कितना सामान मार्केट में सप्लाई करे, ठीक है। और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक मार्केट में डिसाइड हो जाएगी। मान लीजिए कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, डिमांड कम है। किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई अगर ज़्यादा हो रहा है और डिमांड कम है तो फिर ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट की प्राइस नीचे की ओर चली जाती है। आपको तो जाती मार्केट में अगर जाने, जैसे देखेंगे कोई भी चीज़, जैसे सब्जी का जब टमाटर का सीज़न आ गया, टमाटो का, तो अगर टमाटो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रही है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि टमाटर का रेट कम हो जाएगा। अगर वो उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। तो सप्लाई अगर ज़्यादा हो रहा है, डिमांड अगर कम है, तो फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका टमाटर का रेट कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ऊपर की ओर जाएगी, इसमें क्या रेट नीचे की ओर जाएगी। इसे आप नॉर्मली मार्केट के हिसाब से, नॉर्मल मार्केट है उसे समझ सकते हैं, ये कुछ खास नहीं है समझने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा और कंपनियां डिसाइड करती है कि कितना उसे प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे उसे फ़ायदा हो, घाटा ना हो, और एक दूसरे के बीच क्या इसमें क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी रहता है ना, वो मिनिमम ही रहता है, क्योंकि लोगों के लिए अच्छा रहता है। और जब भी हम बात करने लगते हैं दूसरे इकोनॉमिक की, जो कि है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमिक की है, तो ऊपर से गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर एक चीज़ है हमारा, द एक्सट्रीम केस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड लेसे फेयर इकोनॉमी। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसा इकोनॉमी, वैसा मार्केट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि हमारा देश है, हमारे देश में पूरा अगर मार्केट इकोनॉमी है और गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कितना भी प्राइस रहे वो मार्केट डिसाइड करेगा, तो फिर वो क्या रहेगा, लेसे फेयर इकोनॉमी कहलाएगा। यह याद करने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी। ये भी याद करने का है, ये दोनों सेम, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को ही कमांड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी नेशन का इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेता है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक का डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा, तो उसे कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। समझने के लिए यहाँ देखते हैं, बगल में गवर्नमेंट है, मान लीजिए कोई देश है, देश में किसी देश की गवर्नमेंट है, वो अगर डिसाइड कर रही है कि कितना प्रोडक्शन हो, कितना उस प्रोडक्ट का प्राइस रहे, प्रोडक्शन कितना हो, प्राइस कितना रहे, उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाए, तो वह इकोनॉमी कहलाएगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या इसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो ऊपर था हम लोग का, यह मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या रहना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो फर्म डिसाइड करेगी, यानी जो भी बात है मार्केट पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में टोटल बात डिपेंड करेगी गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना प्रोडक्ट होना, प्रति प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्राइस रहेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा।
लोग देखने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जब मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों का दोनों अप्लाई किया जाए, यानी कि केवल मार्केट इकोनॉमी भी ना रहे, केवल कमांड इकोनॉमी भी ना रहे, दोनों मिक्स करके अप्लाई किया जाए, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। होता है क्या है, जितना भी कंट्री है, लगभग ऑल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री, कुछ कंट्री को छोड़ करके सभी क्या मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं। चाहे पूरा का पूरा डिसीजन मार्केट इकोनॉमी पे भी नहीं छोड़ते हैं, खुद पूरा गवर्नमेंट भी डिसीजन नहीं लेती है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर हैज़ नेवर बीन 100% मार्केट इकोनॉमी। 100% मार्केट इकोनॉमी कहीं भी अप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में 100% मार्केट इकोनॉमी के लगभग में आ गया था, नज़दीक आ गया था। तो समझते क्या है, होता क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए अप्लाई करना जरूरी रहता है कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि डिसीजन जो रहता है, बहुत सारा डिसीजन, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में मिलिट्री का डिसीजन, आर्मी का डिसीजन लेना रहे, तो वो चाहती है गवर्नमेंट कि ये सब डिसीजन खुद ले, ये कितना मिलिट्री का सामान, आर्मी का सामान का प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन कंपनी के प्रोडक्ट उत्पादन करे। और जैसे अगर जीडीपी की बात करें तो ये सब रेपो रेट, रिवर्स रिपोर्ट, ये सभी जितने इकोनॉमिक्स की चीज़ है, ये सभी चाहते हैं गवर्नमेंट ये सब अपने अंडर में रखें और अपने खुद डिसीजन ले, खुद से डिसीजन ले। इसलिए और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई भी कंपनी है तो कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि वो छोड़ दे मार्केट में वो रेट खुद डिसाइड कर ले, वो सामान वह कितना का होना चाहिए। तो ऊपर से क्या करती है, केवल गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है हर एक चीज़ को और वो मार्केट पे छोड़ देती है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चलता है, मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। तो इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर सभी मिलकर के काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स। जब हम एडम स्मिथ का बात करते हैं, एडम स्मिथ क्या बात किया था, वेल्थ का। ठीक है, तो वेल्थ की बात जहाँ पर भी आती है वहाँ एडम स्मिथ का नाम जाना जाता है। तो स्टडी ऑफ वेलफेयर नहीं, मीन्स एंड एंड्स नहीं, स्टडी ऑफ वेल्थ यानी कि आंसर हो जाएगा। सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो बड़ा का बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, एकदम सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट सही बात है। प्राइस इंडिसेस सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात किए थे फाउंडर का, याद आपको दिलाना चाहेंगे, पहले वीडियो में मैं बताया भी था कि इसमें भी एडम स्मिथ का नाम आता है, यही फाउंडर है फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with the behavior of macro economics। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं कौन कौन सा है। तो ग्रॉस ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट जीडीपी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है तो नहीं आता है। इंडिविजुअल एंटिटी और इकोनॉमिक्स एज ए होल, यहाँ पे भी पूरा नेशन की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे नेशन की बात, ये इंडिविजुअल का बात कर रहा है। सेकंड इंडिविजुअल एंटिटीज, यानी कि सेकंड हो जाएगा आंसर। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, इंड्स रेफर टू। इंड्स मैं बताया था, इंड्स का मतलब क्या होता है, वांट्स। सिक्स्थ,
अ मार्केट इकोनॉमी इज वन, पढ़ते हैं क्या है मार्केट इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी हम लोग को पता है मार्केट पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। पहला, इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इन विच, सेकंड है, इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यह नहीं होगा क्योंकि यह है हमारा कमांड इकोनॉमी कहलाता है। तो पहला इसका हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म्स डिसीजन लेते हैं कि कैसा मार्केट रहे, तो वह मार्केट इकोनॉमी। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने आपको बताया था लेसे फेयर इकोनॉमी क्या कहलाता है, किसे कहते हैं लेसे फेयर इकोनॉमी, जिसमें केवल मार्केट इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर ना हो, तो उसे लेसे फेयर इकोनॉमी कहते हैं। तो देखते हैं इसको। द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी सही है, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि पहला सही। नाइन्थ है, मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को और क्या कहते हैं, तो मैंने कहा था याद रखने के लिए नाम, तो मार्केट इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, तो नहीं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एकदम सही बात है, यही कहते हैं, इसे आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और यहाँ वाला मार्केट था। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन है। तो पढ़ाते समय बताया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो है क्या है, मार्केट इकोनॉमी रखा था। मार्केट या कैपिटलिस्टिक एक ही होता है, देखिए मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ही होता है, तो या फिर इसे कहिए मार्केट इकोनॉमी। तो उसमें लिखा हुआ था कि जितनी भी कंट्री हैं लगभग सभी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्लाई करती हैं, लेकिन इंग्लैंड एक बार क्या है, मार्केट इकोनॉमी पे क्लोज आ गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा ईमेल आईडी के थ्रू, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड लास्ट, थैंक्स। Thanks for watching this video.